हम लेखा शास्त्र के पाठ 4 को पूर्ण करके पाठ 5 में आ चुके हैं। हम इसमें सम्मिलित करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, इसमें प्रश्न 1 है, आजीवन सदस्यता शुल्क से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस शुल्क से है जिसमें कुछ सदस्य प्रतिवर्ष चंदा देने के बजाय एक मुक्त राशि एक बार में देकर संस्था के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। इनमें प्राप्त राशि आजीवन सदस्यता शुल्क कहलाती है। यह राशि किसी एक वर्ष ना होकर पूरे जीवन के लिए होती है, अतः इसे पूंजीगत प्राप्ति मानकर आर्थिक चिट्ठे में पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। इसे दायित्व पक्ष में अलग से भी लिखा जाता है। प्रश्न 2, समर्पित निधि से आप क्या समझते हैं? अथवा आय और व्यय खाते में उन मदों का व्यवहार दर्शाइए जब उनके लिए एक विशिष्ट निधि हो। इसका उत्तर होगा दोस्तों, अलाभकारी संस्थाओं को उसके सदस्यों अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित की गई राशि या संपत्ति का मूल्य ही समर्पित निधि कहलाता है। यह राशि बार बार प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसे आय व्यय खाते में ना लिखकर इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लेखा किया जाता है। अलाभकारी संस्थाओं को स्थायी साधन के रूप में प्राप्त धन संपत्ति को समर्पित कोष कहते हैं। इस कोष का निर्माण धर्मार्थ व्यक्तियों के द्वारा धर्मार्थ कार्यों के लिए दान स्वरूप दिए गए धन संपत्ति से होता है। गैर लाभकारी संस्थान के लिए समर्पित कोष दायित्व होता है। हम प्रश्न 3 पर आते हैं, अलाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। इसका उत्तर है, अलाभकारी संस्थाओं से आशय ऐसी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना का मूल उद्देश्य लाभार्जन करना नहीं होता है, समाज कल्याण होता है। इसलिए इन्हें अलाभकारी संस्थाएं या अव्यापारिक संस्थाएं भी कहा जाता है, जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, मनोरंजन क्लब, धार्मिक क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि। हम प्रश्न 4 पर आते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। इसका उत्तर है, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष के अंत में तैयार किया गया रोकड़ बही का सारांश प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता अंतिम रोकड़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में प्रारंभिक रोकड़ एवं समस्त नकद प्राप्तियों का लेखा किया जाता है एवं भुगतान पक्ष में समस्त नकद भुगतानों को लेखा किया जाता है। इसमें सभी नकद व्यय एवं संपत्तियां जो नकद क्रय की हैं, इन सभी का लेखा किया जाता है। अंत में गैर व्यापारिक संस्था के पास कितनी रोकड़ बची, उसको अंतिम रोकड़ शेष के नाम से दर्शाया जाता है। हम प्रश्न 5 पर आएंगे, आय और व्यय खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। उत्तर, अलाभकारी संस्थाएं एक निर्धारित अवधि में उनकी आय व्यय से अधिक है अथवा व्यय आय से अधिक है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो खाता बनाती हैं उसे आय व्यय खाता कहते हैं। आय व्यय खाता लाभ हानि का दूसरा नाम है। अंतर केवल यह है कि अलाभकारी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, इसलिए अलाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाए गए खाते को आय व्यय खाता कहा जाता है। प्रश्न 6 पर आते हैं, प्राप्ति भुगतान खाते के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है, प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम आएगा 1, नगद भुगतान की जानकारी। इसे हम विवरण सहित जानेंगे। तो इसका विवरण है, प्राप्ति भुगतान खाता का मुख्य उद्देश्य वर्ष के अंत में सभी भुगतान की गई मदों का पता लगाना है। 2, रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करना। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है जिसके आधार पर एक निश्चित अवधि के अंत में रोकड़ की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। 3, नकद प्राप्तियां का पता लगाना। प्राप्ति भुगतान खाते वर्ष के शुरुआत, मध्य व अंत में सभी समय प्राप्त की गई नगद व्यवहारों की जानकारी का पता चलता है। 4, आय व्यय खाते का आधार। इसका विवरण है, प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता बनाया जाता है। अब हम प्रश्न 7 पर आते हैं। प्रश्न 7 है, चंदा क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी एनसीईआरटी के अंतर्गत शामिल किया गया है।
उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, चंदा गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं के आय का प्रमुख साधन होता है। यह प्राप्ति भुगतान खाते के विकलन पक्ष में लिखा जाता है और इसमें से जो चंदा चालू वर्ष से संबंधित है उसे आय व्यय खाते में समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। समाकलन का अर्थ होगा समान आकलन दोस्तों। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। चंदों के विषय में निम्न समायोजन किए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम, एक चालू वर्ष के अंत में अप्राप्त चंदा। प्रथम, इसे आय व्यय खाते में चंदा की राशि से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय लाइन, चिट्ठे में इसे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, चालू वर्ष के प्रारंभ में अप्राप्त चंदा। प्रथम लाइन, इसे आय व्यय खाते में चंदा की राशि से घटा दिया जाएगा। द्वितीय लाइन, प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा में इसे संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट है, चालू वर्ष के अंत में अगले वर्ष के चंदे की अग्रिम प्राप्ति राशि। यह अग्रिम वर्ष की आय है जो इसी वर्ष अग्रिम हो गई है, अतः इसे प्रथम लाइन आय व्यय खाते में चंदों की राशि से घटा दिया जाएगा। द्वितीय लाइन, अंतिम आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। हम चतुर्थ पॉइंट पर आते हैं, अर्थात हम चौथे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है चालू वर्ष के प्रारंभ में चंदे की अग्रिम प्राप्त राशि। यह राशि पिछले वर्ष की अग्रिम प्राप्त हो गई है। प्रथम लाइन, आय व्यय खाते में चंदों की राशि में जोड़ दिया जाएगा। द्वितीय लाइन, प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा में दायित्व पक्ष में लिखेंगे। प्रश्न 8, पूंजी कोष कैपिटल फंड क्या है? इसका उत्तर है, गैर लाभकारी संस्थाओं की संपत्तियों का दायित्व पर आधे की पूंजी कोष कहलाता है। हम प्रश्न 9 पर आते हैं। कथन स्पष्ट कीजिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसे भी एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि अलाभकारी संस्थाएं अपने समस्त नगद लेन देनों का हिसाब रोकड़ बही में व्यवहारों का लेखांकन उत्पन्न होते ही कर लिया जाता है, अर्थात इस बही की सहायता से प्राप्त की गई राशि व भुगतान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से एक खाता तैयार किया जाता है। इस खाते को प्राप्ति भुगतान खाता कहा जाता है, जो रोकड़ बही का सारांश मात्र है। इस खाते से एक निश्चित अवधि में संस्था द्वारा प्राप्त की गई व भुगतान में दी गई राशि ज्ञात होती है। हम प्रश्न 10 पर आते हैं। प्रश्न 10 है, प्राप्ति और भुगतान खाता से आप आय और व्यय खाता बनाने के लिए कौन कौन से चरण का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है दोस्तों, प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाने के लिए जरूरी 5 चरण इस प्रकार हैं। प्रथम चरण, आगम प्राप्ति का नाम पक्ष में समायोजन, जिसमें सम्मिलित है अप्राप्त आय और चालू वर्ष से संबंधित पहले प्राप्त और बकाया या अग्रिम प्राप्त राशि को अलग करेंगे। द्वितीय चरण, आगम भुगतानों को जमा पक्ष में समायोजन। तृतीय चरण, गैर रोकड़ व्ययों और हानियों को पहचानना तथा उन्हें आय और व्यय खाते के नाम पक्ष में दर्शाना। चतुर्थ चरण, आय और व्यय खाते के नाम या जमा पक्ष में व्यापारिक सामाजिक गतिविधियों से होने वाले लाभ या हानि को दर्शाना और गणना करना। पंचम चरण, आय और व्यय खाते के अंतिम शेष का निर्धारण अधिक या घाटे के रूप में करना। इस प्रकार हमारे 5 चरण पूर्ण होते हैं। अब हम इसके पार्ट 6 में देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न।